तो प्रश्न दिया गया है कि नर के, ठीक है, नर के शीशन के समजातीय मादा में जो है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। नर के शीशन के समजातीय मादा में जो है इसे क्या कहा जाता है, तो मादा में जो है इसे जैसे कि प्रोप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप्यूस कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो है, इसका एग्ज़ाम की बात किया जाए तो इसका एग्ज़ाम जो है अब 30 मार्च को रखा गया है, ठीक है। यानी कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो है ये अब 30 मार्च को होने वाला है और आपको जो है बेहतर तैयारी करने का मौका भी मिल गया है, ठीक है। इसलिए जो है आपको डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट जो कि साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, हर एक प्रैक्टिस सेट जो कि इस चैनल पर आपको मिलता है। इसलिए जो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के जुड़ जाइएगा। चलिए, और यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो आपको 2 लाख रुपया तक लग सकता है और सरकारी कॉलेज में मात्र जो कि आप 20 से 25 हज़ार तक में जो कि लिपट जाइएगा, ठीक है। तो आप पर यह निर्भर करता है कि आप सरकारी कॉलेज चूज करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज। तो इसमें आपको यह याद रखने वाली बात है कि यह संभोग, देखो ये संभोग के दौरान जो है मादा में संवेगों का चरण मतलब क्या करता है, संचरण करती है और यह नर के शीशन के समजात संरचना होती है, परंतु यह जो है मूत्र मार्ग से संयोजित नहीं होती है, ठीक है। और एस्किन ग्लैंड नर की जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के समजात ये क्या होती है, मतलब जो है जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की ये जो है समजात होती हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एग्जाम में जो है यहाँ से एक प्रश्न जो कि पूछा जाता है कि नर और मादा, ठीक है, नर हो गया और मादा जनन तंत्र किस प्रकार समान होता है, मतलब दोनों जो है किस प्रकार से समान होता है। देखो वे मायने में जो है समान होती है, लेकिन दोनों लिंगों के अधिकांश प्रजनन अंग जो है समान भ्रूण ऊतक से विकसित होते हैं, और जिसका अर्थ ये होता है कि वे समजात हैं, लेकिन दोनों जैसे कि दोनों प्रणालियों में गोनाड, ठीक है, गोनाड होते हैं जो शुक्राणु और अंडाणु इनकी डिम या यौन अंग उत्पन्न करता है, ठीक है। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपको बताना है कि जीव जीव जो है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं। जीव जो है जिस प्रकार प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखो उसको हम लोग जो है जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसको जो है ना हम लोग जनन बोलते हैं, यानी कि जनन के द्वारा यानी कि जीवों का उत्पन्न होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है जनन के साथ में, ठीक है। किसके साथ में जाएगा? तो ये हमारा जनन के साथ में चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से जैसे कि कलिका निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है? तो यहाँ पे जो है कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? जनक के शरीर से कलिका निकलती है। देखो ये मुकुलन से निकलती है, ठीक है। किससे निकलती है? तो आपको याद रखना है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से जो है कलिका निकलती है, तो ये आपको याद रखना है कि मुकुलन से जो कि निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, मुकुलन से जो कि निकलती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखो अलैंगिक जैसे कि अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नया जीव जो है एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। कई कोशिकाएं जैसे कि बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव जो होता है तो विभाजित हो जाता है, या फिर जनक जो होता है जीव का एक ऐसा हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग अलग जो कि हो जाता है, ठीक है। इसमें मतलब अलैंगिक जनन में, ठीक है, किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन में। इसे भी आपको याद रखना है कि इसमें जो है जीव तो उत्पन्न होता है, ठीक है, जीव जो है इसमें भी उत्पन्न होता है और लेकिन अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है अलैंगिक जनन में। और मानव जो है यहाँ पे लैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जैसे कि स्त्रियों की मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में जो है एक परिपक्व अंडाणु जो है किस दिन अंडाशय से जो है ये बाहर निकलती है, किस दिन? तो अंडाशय से जो बाहर निकलती है मतलब कब निकलती है ये आपको बताना है। देखो अंडाशय से जो बाहर निकलती है ये 14वें दिन जो कि ये बाहर निकलता है। किस दिन निकलता है? तो ये आपको याद रखना है कि 14वें दिन जो है ये बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि 14वें दिन जो होता है ये जो है बाहर निकल जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है। अंडाणु हो गया और शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिकाओं की तुलना में जो है क्या होता है। देखो मादा जैसे कि मादा जैसे हो गया कोशिका की तुलना में यदि बात किया जाए तो मादा की कोशिका में यदि जो आधी हो जाती है, कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या जो है समान मादा कोशिका की तुलना में जो है ये आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। और मानव में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 23 जोड़ा गुणसूत्र जो कि मानव में होता है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निषेचन में किसका संयुग्म होता है, ठीक है। निषेचन में जो है किसका संयुग्म होता है, निषेचन में किसका संयुग्म होता है, तो शुक्राणु एवं अंडाणु का होता है, ठीक है। निषेचन में किसका संयुग्म होता है, तो ये आपको याद रखना है कि निषेचन में किसका संयुग्म होता है, तो ये शुक्राणु हो गया और अंडाणु, यानी कि इसी का होता है, यानी कि ऑप्शन में डी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। निषेचन में किसका संयुग्म होता है, तो ये शुक्राणु हो गया और अंडाणु। इसको हम लोग कोपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। निषेचन को हम लोग जो है कोपुलेशन भी बोलते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, 45 वर्ष की महिलाओं में मासिक स्राव जो है ये बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है। 45 वर्ष की महिलाओं में मासिक स्राव जो है ये बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है। देखो इस अवस्था को जो है जैसे कि कोनोपोज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को जो है कोनोपोज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 45 वर्ष की महिलाओं में जो मासिक स्राव बंद हो जाएगा, तो इस अवस्था को हम लोग जो है कोनोपोज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि नर में जैसे कि बंध्याकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। नर में बंध्याकरण को जो है क्या कहा जाता है, नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि उसे जैसे कि बेलेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है, बेलेक्टोमी, ठीक है। तो इसे जो हम लोग बेलेक्टोमी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग जो है उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जो है द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जो है द्विलिंगी बोलते हैं। मतलब ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है उसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, यानी कि बीजांड की दीवार जो है मोटी होकर क्या बनती है, बीजांड की दीवार जो है मोटी होकर के क्या बनती है, तो ये आपको याद रखना है कि बीज आवरण बनता है, ठीक है। बीजांड की दीवार जो है मोटी होकर क्या बनती है, बीज आवरण बनती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कृत्रिम काई प्रबंधन किन पौधों में करना चाहिए। कृत्रिम काई प्रबंधन जो है किस प्रकार के पौधों में जो कि इसे करना चाहिए। देखो जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होता है उसमें जो है कृत्रिम काई प्रबंधन जो कि किया जाता है, ठीक है, जिसमें बीज जो है उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि नर में काउपर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। नर में काउपर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव प्रकृति जो होती है ये कैसी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो होती है क्षारीय होती है, ठीक है। क्या होती है, तो ये जो है क्षारीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा, यानी कि ये क्या होती है, तो ये जो है हमारा क्षारीय होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रारूपी पुष्प में सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प जो पत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जो है जयांग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जयांग, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग जो है जयांग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र जो होता है उसको हम लोग जयांग बोलते हैं, ठीक है, जयांग। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, जयांग के साथ में, ठीक है, जयांग के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है।
चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, यानी कि कैसा कोशिका विभाजन होता है लैंगिक जनन में। देखो लैंगिक जनन में होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में कैसा कोशिका विभाजन होता है, तो ये आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो कि लैंगिक जनन में होता है, यानी कि ऑप्शन में डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की गर्भपात्र भ्रूण की किस अवस्था में जो है ये सुरक्षित माना जाता है। ये जो है ब्लास्टूला में जो कि सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, गर्भपात्र भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे माना जाता है, तो ये जो है ब्लास्टूला में जो कि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि गर्भपात जो है भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है, तो ये जो है ब्लास्टूला में जो कि माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की आलू में जनन होता है, मतलब आलू में जो है कैसा जनन होता है। तो आलू में जो जनन होता है, आलू में किसके द्वारा जनन होता है, तो ये याद रखना है कि कायिक प्रबंधन के द्वारा जो है ये आलू में जनन होता है। ठीक है, आलू में कैसे जनन होता है, तो आलू में जो होता है ये कायिक प्रबंधन के द्वारा जो कि जनन होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार जो है नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। देखो एक प्रभावी उपाय जो होता है ये जैसे कि डायफ्राम हो गया, ठीक है, डायफ्राम, कॉपर टिक और लूप हो गया, ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और आपको हम फिर से बता दें कि जैसे कि बिहार डीएलएड, ठीक है, तो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो कि आपका ये रखा गया अब जो है ये 30 मार्च से आपका एग्ज़ाम जो कि ये ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, बहुत कैंडिडेट को ये भी मालूम नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो आपका एग्ज़ाम ये 30 मार्च को 2 पाली में, यानी कि ऑनलाइन जो कि कंप्यूटर बेस्ड जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और बहुत कैंडिडेट का ये भी कहना है कि जब एग्ज़ाम उसका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, जब इसका एग्ज़ाम जो ये ऑनलाइन होने वाला है तो बहुत का कहना है कि हमें लैपटॉप जो है चलाना नहीं आता है। तो आपको लैपटॉप चलाने की कोई वहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको ये आवश्यकता वहाँ पर पड़ने वाला है कि आप जो माउस होता है, माउस में 2 बटन होता है, एक राइट एक लेफ्ट। लेफ्ट को यदि आप क्लिक कीजिएगा, राइट को क्लिक कीजिएगा तो आंसर जो कि आपका सही पर टिक लगेगा और फिर मतलब जो एक बटन मतलब घुमाने वाला होगा।